कहानी नंबर 6। आज क्राइम एफएम में सुनेंगे हिंदुस्तान का पहला जज जिसको फांसी की सजा दी गई थी, उसकी कहानी। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। इस कहानी में एक जज को फांसी दी जाती है, वो किस लिए, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और इस कहानी में एक अनसुलझा राज भी है जिसको आज तक सुलझाया नहीं जा सका, मगर इस राज को लेकर बहुत से लोगों का बहुत कुछ कहना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का। तो लगा लीजिए हेडफोन और लीजिए मज़ा कहानी का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे क्राइम एफएम। ये कहानी है आसाम में रहने वाले उपेंद्र नाथ राजकोवा की, जो कि बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा, तेज और होशियार होता है। अपनी पढ़ाई लिखाई पूरा करने के बाद लॉ में अपनी करियर बनाता है और एक अच्छा जज बनता है। फिर वो असम के कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के पोस्ट में तैनात रहता है। फिर अपने करियर के लास्ट पड़ाव में यानी कि रिटायरमेंट से 2 साल पहले उसकी पोस्टिंग असम के धुबरी जिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है एज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, 3 तरीके का कोर्ट होता है। पहला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको सेशन कोर्ट या लोअर कोर्ट भी कहा जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट, फिर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो मिस्टर उपेंद्र नाथ राजकोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं। जब ये पहली बार 1969 में धुबरी पहुंचते हैं, तब ये कुछ दिनों के लिए सर्किट हाउस में रुकते हैं, क्योंकि इनको अपना सरकारी बंगला अलॉट नहीं हुआ होता है, जिस वजह से वो सर्किट हाउस में ठहरते हैं। मगर वो अकेले ही होते हैं, उसकी पूरी फैमिली गुवाहाटी में होती है। फैमिली में जज की बीबी और 3 बेटियां होती है। और जैसे ही जज को सरकारी बंगला अलॉट हो जाता है, तो वो गुवाहाटी से अपने बीबी और बड़ी बेटी को बुला लेते हैं, क्योंकि बड़ी बेटी का पढ़ाई कंप्लीट हो चुका होता है और 2 छोटी बेटियां अब भी गुवाहाटी में रिश्तेदारों के वहाँ रहती है, क्योंकि वो अभी भी अपने कॉलेज में होते हैं और उनकी पढ़ाई चल रही होती है। तो जज के इस बंगले में जज, उसकी बीबी और बड़ी बेटी रहते हैं। सब कुछ नॉर्मल ठीक ठाक चल रहा होता है। जज के बीबी कुछ दिन जज के साथ बंगले में रहती है और कुछ दिन गुवाहाटी में, क्योंकि वहाँ दोनों छोटी बेटियों का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे रेगुलर 1-1.5 महीने बाद आना जाना होता रहता है। ऐसे करते करते जनवरी का महीना आ जाता है और साथ ही में उपेंद्र नाथ राजकोवा का रिटायरमेंट का समय। 2 फरवरी 1970 को राजकोवा का रिटायरमेंट होना होता है और उसी महीने में सरस्वती पूजा भी होना होता है। और ईस्टर्न इंडिया में सरस्वती पूजा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो सोचता है क्यों ना अपने रिटायरमेंट में पूरे फैमिली को यहाँ बुला लिया जाए और सरस्वती पूजा में एक साथ यहाँ वहाँ घूमा जाए और एंजॉय किया जाए। तो वो अपने बीबी और छोटी बेटियों को अपने पास बुला लेता है। फिर 2 फरवरी आ जाता है और जज रिटायर्ड हो जाता है, मगर अब भी इसी सरकारी बंगले में रहता है, क्योंकि इसको 2-4 महीने का समय दिया जाता है कहीं और शिफ्ट होने का। फिर वो अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय करता है और 2-4 दिन बच्चों के साथ बिताने के बाद सरस्वती पूजा से पहले अपने 2 छोटे बेटियों को दोबारा गुवाहाटी भेज देता है, क्योंकि उनकी पढ़ाई रुकी हुई होती है। उनके पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा होता है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब इस बंगले में दोबारा जज, उसकी बीबी और बड़ी बेटी रहते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जज माली और नौकरों को बुलाते हैं और बाथरूम के पास एक पेड़ लगा हुआ होता है, जिसकी टहनियाँ पूरी झुकी हुई होती है। वो माली और नौकरों को दिखाते हैं और बोलते हैं, इसको काट दो और एकदम जड़ से उखाड़ दो। फिर माली और नौकर दोनों जज की बात मानते हैं और पेड़ को जड़ से उखाड़ देते हैं। अब वहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हो चुका होता है। फिर जज माली से बोलता है, इसको थोड़ा और गड्ढा करो। फिर माली पूछता है, जो साहब आप इसको गड्ढा करके क्या करेंगे? तो वो बोलता है, मैं बाहर से बड़े बड़े साइज का फूलों का पेड़ लाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा। फिर अगले दिन जज किसी काम से बाहर जाता है और उस गड्ढे को जज की बीबी देखती है और उनको बहुत अजीब लगता है। फिर वो माली से बोलकर उस गड्ढे को बंद करवा देती है। फिर जज शाम को बंगले में वापस आ जाता है और देखता है गड्ढे को बंद करवा दिया गया है,
ये देखकर जज को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा माली से बोलकर गड्ढे को खुदवाता है। फिर 1-2 दिन के बाद किचन के पीछे भी एक और पेड़ होता है, उसको भी माली से बोलकर कटवा देता है और वहां भी गड्ढा खुदवा देता है और बोलता है यहाँ भी फूलों का पेड़ लगाऊंगा। तो ऐसे और 1-2 दिन बीतता है और 10 फरवरी 1970 आ जाता है और आज ही के दिन सरस्वती पूजा होता है। तो शाम के समय जज अपने नौकरों को कहता है, जाओ आज पूजा का दिन है, अपने बीबी बच्चों के साथ पूजा देखो, घूमो फिरो और एंजॉय करो। फिर सारे नौकर चले जाते हैं। फिर जज भी अपने बीबी और बड़ी बेटी के साथ मार्केट घूमने चले जाते हैं और पूजा में शामिल होते हैं, पूजा देखते हैं और फिर 9 से 10 बजे के बीच अपने बंगले में बोनफायर करते हैं, क्योंकि ठंड का समय होता है। तो फिर ये आग तापते तापते खाना खाते हैं। फिर जज के बंगले में ही नौकरों के लिए अलग से रूम वगैरह होता है, तो वो सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर अगले दिन 11 फरवरी को सुबह सुबह सारे नौकर चाकर आते हैं और जज साहब से पूछते हैं, जो साहब, मेम साहब और बड़ी बेटी कहाँ है, वो दिख नहीं रहे हैं। तो जज बोलता है, हमारा एक फलाना रिश्तेदार है जिसकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई, रात को उनका फोन आया था, इसलिए मेम साहब और बड़ी बेटी को बहुत सुबह सुबह ही जाना पड़ा। तो ये सुनने के बाद नौकरों को एक बार के लिए अजीब लगता है, क्योंकि कल ये शाम को बहुत खुश थे। अगर ऐसी कोई रिश्तेदार बीमार वगैरह होते तो थोड़ा बहुत टेंशन में ज़रूर रहते हैं। फिर नौकर लोग भी इन सब चीज़ों से अपना दिमाग हटाते हैं और अपने काम पे लग जाते हैं। फिर काम करते करते एक नौकर को दिखता है, बाथरूम से जो पानी ड्रेन हो रही होती है वो हल्का लाल हो रही होती है। फिर वो नौकर बाथरूम जाकर देखता है और हैरान हो जाता है। वो देखता है जज साहब कपड़े धो रहे हैं, जैसे कि बेडशीट, पिलो कवर, अपना पैजामा वगैरह। तो नौकर वो देखकर वहां से आ जाता है। उसको लगता है कपड़े से रंग छूट रहा होगा, क्योंकि बेडशीट भी लाल कलर का ही होता है। मगर उसके दिमाग में बस ये चल रहा होता है, जो साहब को करीबन 1 साल से देख रहा हूँ, कभी इन्हें कपड़े धोते नहीं देखा। शायद मेम साहब नहीं है, तभी खुद ही कपड़े धो रहे हैं, मगर हमें बोलते तो हम ही धो देते। फिर वो इन सब चीज़ों से दिमाग हटाकर दोबारा काम पर लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो और एक चीज़ देखता है जिससे उसको दोबारा झटका लगता है। वो देखता है बाथरूम के साथ जो गड्ढा खुदवाया था वो भरा हुआ है। फिर वो सोच में पड़ जाता है, जो कल ही ये गड्ढा खाली था और आज अचानक से भर गया। ऊपर से इसमें फूलों का पेड़ वगैरह लगाने वाले थे, वो भी नहीं लगे हैं। मगर जो भी हो, साहब की मर्जी, पेड़ लगाए ना लगाए हमें क्या। फिर इस तरीके से 2-3 दिन बीत जाता है और 14 फरवरी आ जाता है और 14 फरवरी 1970 को जज साहब गुवाहाटी फ़ोन करते अपने रिश्तेदारों के पास, जहां उनके 2 छोटी बेटियां रह रही होती है और पढ़ाई कर रही होती है। वो फ़ोन करके बोलता है, दोनों बेटियों को हमारे पास भेज दो धूबरी में, क्योंकि उन्हें दार्जिलिंग घूमने के लिए जाना है। फिर रिश्तेदार जज को बोलते हैं, जो अभी कोई घूमने का समय है क्या, अभी इन दोनों बच्चों का अगले महीने से एग्जाम है, ऐसे में इनका एग्जाम बर्बाद हो जाएगा। मगर इन सब बातों से जज को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग अलग बहाने से अपने रिश्तेदारों को मना लेते हैं और उसके दोनों बेटियों को भेजने के लिए कहते हैं। फिर रिश्तेदार जज की बीबी और बड़ी बेटी के बारे में पूछते हैं, जो वो कहाँ है, उनसे बात कराओ। तो जज बोलता है, वो अचानक फलाना रिश्तेदार के पास गए हैं। फिर फोन रख देते हैं। फिर उनके दोनों बेटियां 25 फरवरी को गुवाहाटी से धुबरी आ जाते हैं बस से। उनको लेने उनके पिताजी ही जाते हैं। फिर उनको बस स्टॉप से सीधे बंगले में लाते हैं और एक साथ बाप और दोनों बेटियां खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल, किसी को कानो कान कुछ खबर नहीं, कोई शक नहीं। फिर रात हो जाता है, डिनर वगैरह करते हैं, सब नौकर वगैरह चले जाते हैं और सब सो जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह यानी 26 फरवरी को जज साहब सोकर उठते हैं, नौकर वगैरह आते हैं और जज से पूछते हैं, दोनों बेटियां कहाँ हैं। फिर जज कहता है, इनको सुबह सुबह कोकराझार भेज दिया गया है और वहीं उनके माँ और बड़ी बहन भी पहुँच जाएंगी और शायद मुझे भी जाना पड़ेगा वहाँ। फिर ये सुनने के बाद नौकर माली वगैरह सब काम पर लग जाते हैं
और तभी माली देखता है किचन के पीछे जो गड्ढा खुदा हुआ था वो भी मिट्टी से भरा हुआ है। फिर वो सोचता है जो शायद फूलों का पेड़ वगैरह नहीं लगाएंगे तभी गड्ढा वगैरह बंद करवा दिया होगा। अब यहाँ पर दोनों गड्ढे भर चुके थे, एक 11 फरवरी को और एक 26 फरवरी को। फिर मार्च का पूरा महीना जज साहब अकेले ही रहते हैं उस बंगले में। फिर अप्रैल का महीना आ जाता है और 15 अप्रैल 1970 को जज साहब वो बंगला छोड़ देते हैं। इसी बीच जज के रिश्तेदार वगैरह जज से संपर्क करते हैं तो जज भी उनको गोलियां देता रहता है और बोलता है आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ और मेरी बीवी और तीनों बेटियाँ दिल्ली में है। मैं भी कुछ दिनों में उनके पास जाऊँगा, फिर वहाँ एक साथ रहूँगा उनके साथ वगैरह वगैरह। और इसके रिश्तेदार भी जज के ऊपर यकीन करते हैं क्योंकि उपेंद्र बहुत ही सिंसियर व्यक्ति होते हैं और जज रह चुके होते हैं, तो ये किसी से कोई मजाक या झूठ तो बोलेंगे नहीं। और इसके रिटायरमेंट होने के बाद इसकी जगह एक नए जज को अपॉइंट किया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर एन.के. चौधरी। और मिस्टर एन.के. चौधरी उसी बंगले में जून 1970 में शिफ्ट हो जाता है और रहने लगता है। तो यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर एक दिन अचानक सिलीगुड़ी में जज की मुलाकात उसके एक वफादार नौकर जयप्रकाश से होती है। पहले तो जज घबरा जाता है उस नौकर को देखकर। फिर वो नौकर जयप्रकाश जज से पूछता है जो साहब यहाँ कैसे? तो जज बोलता है यह कुछ काम से आया था और पास ही के फलाना होटल में रुका हुआ हूँ, मगर तुम ये बात किसी को मत बताना। तो वो नौकर बहुत ही वफादार होता है और वो किसी को कुछ बताता नहीं है। और उस नौकर का सब अपने लोग सिलीगुड़ी में ही रहते हैं, इसलिए वो अपने साथ उस जज को अपने घर घुमाने ले जाते हैं और 1-2 दिन वही रोके रखते हैं और अच्छे से खातिरदारी करते हैं जज की। फिर मई का महीना आ जाता है और करीबन 4 महीने हो जाते हैं इन सबको गायब हुए। तो इसी बीच जज का साला यानी कि उनके बीवी का भाई जो कि 1970 में असम में डीआईजी के पोस्ट पर होते हैं, वो बहुत दफा जज से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर संपर्क कभी कभार बहुत मुश्किल से हो पाती है। और जब भी संपर्क होता है तो वो पूछते हैं जो कहाँ है आप सब, मेरी बहन और तीनों भांजियाँ कहाँ है? तो जज कभी बोलता है हम दिल्ली में हैं, तो कभी बोलता है हम गुवाहाटी में हैं। तो डीआईजी को जज की बात कुछ समझ नहीं आता है और उनको डाउट होता है जो ये लोग कहाँ है और क्या कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों छोटी भांजियों का एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होने दिया, इतने दिन से किसी संपर्क में भी नहीं है, बच्चों का पढ़ाई वगैरह सब कुछ खराब हो रहा है। तो डीआईजी अपने लेवल पर उनको ढूंढना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले धुबरी जाता है उसी बंगले में जहाँ उसके जीजाजी, बहन और भांजिया रहते थे। वहाँ जाकर नए जज मिस्टर एन.के. चौधरी से मुलाकात करते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं और वहाँ के पुराने नौकरों से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं जो क्या उनको पता है जो उनके जीजाजी, उनके बहन और बच्चे वगैरह कहाँ है। तो नौकर लोगों को जितना पता होता है उतना बता देते हैं। जैसे कि 11 फरवरी को सुबह सुबह मालकिन और उनकी बड़ी बेटी किसी रिश्तेदार के वहाँ चले जाते हैं क्योंकि उनका तबीयत खराब होता है। उसके बाद 25 फरवरी को 2 छोटी बेटियाँ आते हैं और वो भी 26 के सुबह सुबह चले जाते हैं और दोनों बारी हमारे काम पे आने से पहले वो लोग चले जाते हैं। तो घर के नौकर से जो पता होना होता है वो हो चुका होता है। अब वो डीआईजी धुबरी कोर्ट के अर्दली जयप्रकाश से मिलता है जो कि काफी वफादार नौकर होता है उपेंद्र नाथ राजकोवा का, और इसी से सिलीगुड़ी में मुलाकात होती है। जयप्रकाश से डीआईजी बोलता है जो उनके बहन, तीनों भांजिया और उनके जीजाजी करीबन 4 महीने से गायब है, कोई अता पता नहीं है, कोई संपर्क वगैरह भी नहीं हो पा रहा है, शायद वो बहुत ही मुसीबत में है, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो बता दो। फिर जयप्रकाश उस राज को उगल देता है और बोलता है उनकी मुलाकात कुछ दिन पहले सिलीगुड़ी में हुआ था और वो अभी सिलीगुड़ी के फलाना होटल में ठहरे हुए हैं। फिर डीआईजी साहब सिलीगुड़ी के लिए निकल जाते हैं और वहाँ के लोकल पुलिसों के साथ उस होटल में पहुँचते हैं और जिस रूम में जज ठहरा हुआ होता है उस रूम में दस्तक देते हैं। जज रूम खोलता है और अपने साले साहब और पुलिस को देखकर घबरा जाता है। फिर वो सभी उस होटल रूम में बैठते हैं और उपेंद्र नाथ राजकोवा से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं
जो मेरे बहन कहाँ है, तीनों भांजिया कहाँ है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। पहले तो चुपचाप रहता है, फिर वो बोलता है वो दिल्ली में फलाना जगह पर है। फिर डीआईजी बोलता है अगर वहाँ है तो हमारे फलाना रिश्तेदार भी वहीं पर है, उन्हें क्यों नहीं मालूम, वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहानेबाजी चलती रहती है। तो डीआईजी भी समझ जाते हैं कुछ लोचा है और ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उपेंद्र नाथ राजकोवा बोल उठता है जो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मगर वो मैं मुंह से नहीं बोलूँगा, कागज़ों में लिखकर बताऊँगा। फिर इसके लिए कागज़ कलम मंगाए जाते हैं। फिर वो आसामी भाषा में लिखता है 10 फरवरी 1970 को रात को जब सारे नौकर वगैरह चले जाते हैं, उस दौरान उनकी बीवी का अचानक पैर फिसल जाता है और उनका सर दीवार और फर्श से टकराता है और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। फिर ये देखकर उनकी बड़ी बेटी सदमे में काफ़ी सारे नींद की गोलियां खा लेती है और उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वो रात भर उन लाशों के साथ रहता है। फिर वो सुबह कुछ मजदूरों को बुलाता है और गाड़ी में लाश को रखवाता है। फिर वही पास के ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वहां जाकर लाशों को बहा देता है। फिर जज से उसके दोनों छोटी बेटियों के बारे में पूछा जाता है। फिर वो और एक कहानी बनाता है और लिखता है 10 फरवरी के एक घटना के बाद इसकी खबर वो किसी को नहीं देता है, यहाँ तक कि इसकी दोनों बेटियों को, क्योंकि उसको लगता है अगर ये चीज़ वो अपने बेटियों को बताएंगे तो उनको भी सदमे में कुछ हो ना जाए। फिर वो सोचता है और कितने दिन ऐसे छुपा कर रखेंगे। फिर वो 25 फरवरी को अपने बेटियों को अपने पास बुला लेते हैं और जब बेटियां पूछती है जो माँ और बड़ी बहन कहाँ है, तो वो अपने गाड़ी में उन दोनों बेटियों को बैठाकर ब्रह्मपुत्र के उसी नदी किनारे ले जाते हैं और पूरी घटना बताते हैं जो 10 फरवरी को क्या क्या हुआ था और उन दोनों की लाशें इसी नदी में बहाई गई है। ये सुनने के बाद दोनों बेटियां उसी नदी में छलांग लगाकर अपने जान दे देते हैं। फिर लोकल पुलिस और डीआईजी बोलता है जो आपको यही बात कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बोलना होगा, क्योंकि यह मामला एक जज का था तो पुलिस भी फूंक फूंक के कदम उठा रही थी। फिर जज साहब से कहा जाता है तो चलिए मजिस्ट्रेट के पास बयान देने। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो वो बाथरूम में घुसता है और अचानक से बाथरूम से चीखने की आवाज़ आती है। फिर पुलिस वाले बाथरूम खटखटाते हैं मगर वो खोल नहीं पाता है। फिर दरवाजा को तोड़ दिया जाता है और वो देखते हैं उसने अपने पेट में चाकू घुसाकर खुदकुशी करने की कोशिश किया है। तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। बहुत कोशिशें करने के बाद उसकी जान बच पाती है। इन्हीं सब चक्करों में पुलिस को काफ़ी दिन वेट करना पड़ता है उसके ठीक होने का, क्योंकि जब तक वो ठीक नहीं होगा पुलिस भी पूछताछ नहीं कर पाएगी और जो 4 लोग गायब है उनका भी कुछ पता नहीं चलेगा। इसी बीच जुलाई का महीना बीत जाता है और 1 से 1.5 महीने बाद वो खतरे से बाहर होता है। तो पुलिस उससे दोबारा पूछताछ शुरू करती है और 9 अगस्त 1970 को वो कबूल करता है जो उसके फैमिली में जो 4 लोग थे, उसकी बीवी और 3 बेटियां, उसके साथ कोई हादसा वगैरह नहीं हुआ, बल्कि उसी ने बारी बारी चारों को मौत के घाट उतारा है। फिर ये सुनने के बाद सभी दंग हो जाते हैं जो एक जज के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रहा है। फिर उससे पूछा गया वो 4 लाशों का क्या किया। फिर उसने बताया उन चारों लाशों को उसने बाथरूम के पास और किचन के पीछे गड्ढा करके छुपाया है। फिर 10 अगस्त को जो नए जज है उनसे परमिशन लिया जाता है जो उनके बंगले में खुदाई करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ 4 लाशें छुपाया गया है, उनको वो लाशें निकालने हैं, सबूत इकट्ठा करना है। फिर 11 अगस्त को पुलिस वाले कुछ मजदूरों के साथ जज के बंगले में पहुंचते हैं और बताए गए जगह पर खुदाई करते हैं और उनको बाथरूम के पास से 2 कंकाल मिलते हैं जो कि उनकी बीवी और बड़ी बेटी की होती है। उसके बाद किचन के पीछे उनको 2 कंकाल मिलते हैं जो कि उनके 2 छोटी बेटियों का होते हैं। अब मामला सुर्खियों में आ जाता है जो एक जज ने इतना बड़ा कांड किया और जज का बंगला जहाँ था उसके चारों ओर बड़े बड़े वीआईपी सरकारी ऑफिसरों के भी बंगले थे, तो उस बीच इतना बड़ा कांड। फिर जज से पूछताछ किया जाता है आखिर तुमने इनको क्यों मारा, क्या कारण था इनको मारने का। तो उसने बस इतना ही बताया जो उसने उनका खून किया है, मगर किस लिए किया है वो नहीं बताया।
फिर पुलिस को जो भी सबूत वगैरह जुटाने थे वो जुटा लिया, जिससे जज को इस घिनौना हरकत के लिए कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। और ये सब करने में करीबन 2 साल का वक्त लग जाता है। और इसी बीच एक स्पेशल जज को अपॉइंट किया जाता है इस केस की सुनवाई के लिए। पुलिस भी अपने चार्जशीट वगैरह सब कुछ दाखिल कर देती है और ट्रायल की शुरुआत 13 नवंबर 1972 को होना होता है। और इन 2 सालों में जज को धुबरी के जेल में रखा जाता है। सुनवाई से एक दिन पहले यानी 12 नवंबर 1972 को ये जज फिर एक बार अपनी जान लेने की कोशिश करता है और खुद को जख्मी कर लेता है। फिर इसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, इसका इलाज किया जाता है, मगर इस चक्कर में 13 नवंबर की सुनवाई टल जाती है। ये दूसरी बार कोशिश थी खुद की जान लेने की। फिर कुछ दिन बाद वो दोबारा ठीक हो जाता है, मगर पुलिस को ये समझ नहीं आता है, एक तो इसने सब कुछ कबूल कर लिया, फिर बार बार खुदकुशी क्यों कर रहा है। और उन चारों को मारा तो किस वजह से मारा। अगर इनके बीच कुछ झमेला होता तो कम से कम डीआईजी को थोड़ा बहुत खबर होता ही। ऊपर से जज की शादी हुए करीबन 30 साल से भी ज्यादा हो गए। इतने दिन एक साथ बिताया अपने बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अचानक ऐसी कैसी बात हो गई जिसके वजह से इनको मारना पड़ा, वो भी जस्ट रिटायरमेंट के बाद। जज साहब पूरी तरह ठीक होने के बाद अदालत में इनकी सुनवाई शुरू होती है और 27 जनवरी 1973 को फैसला आ जाता है और फैसले में ये सुनाती है जो इनको फांसी दी जाए। फिर जज साहब इस फैसले के खिलाफ गुवाहाटी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहाँ भी लगभग 1 साल तक मुकदमे की सुनवाई होती है। फिर 1974 में गुवाहाटी हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और उस फैसले में भी पुराने फैसले को ही बरकरार रखा जाता है और फांसी की सजा सुनाती है। फिर जज साहब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर वहाँ भी 10 से 11 महीने तक सुनवाई चलती है और आखिर में 1975 में फैसला आ जाता है और वहाँ भी फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। तीनों ही जजमेंट में कहना था एक शख्स जो कि खुद न्याय की कुर्सी पर बैठता है और दूसरों की अन्याय को सजा देता है, उससे ऐसी जुर्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। जिसने एक नहीं 4 कत्ल किए, वो भी अपने खुद के बीवी और बेटियों का। उसके बाद इससे बचने के लिए पूरी प्लानिंग की। ऐसे शख्स को मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इस तरह से तीनों कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और इसको फांसी की सजा सुनाई। अब जज के पास आखिरी दरवाजा रह जाता है, भारत के राष्ट्रपति से दया याचिका की अनुरोध करना। फिर वो 1976 में दया याचिका की विनती करता है, मगर राष्ट्रपति भी इसके जुर्म को देखते हुए दया करने से मना कर देते हैं और इसकी अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। इसके आखिरी दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिर इसके डेथ वारंट पर साइन होता है और 14 फरवरी 1976 को जोरहाट सेंट्रल जेल में सुबह 6 बजे से पहले उपेंद्र नाथ राजकोवा को फांसी दे दी जाती है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान का इकलौता जज जिसे फांसी दे दी जाती है। और ऐसा मामला हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जहां एक जज को फांसी दी गई हो। और जब जज के बंगले से वो 4 लाशों को निकाली गई थी, तब वो नया जज मिस्टर NK चौधरी वो भी बंगले को छोड़ देते हैं। उसके बाद से उस बंगले में कोई और नहीं रहता। फिर 2010 में उस बंगले को तोड़कर जुडिशियल बिल्डिंग बनाने का फैसला किया जाता है। तो इस कहानी से सब कुछ समझ आता है सिवाय एक चीज़ के, आखिर जज साहब ने वो 4 खून क्यों किए, आखिर क्या वजह रही होगी। वैसे तो असली वजह किसी को नहीं मालूम, मगर कुछ लोगों का कहना है जज के रिटायरमेंट से पहले जज का मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें A to Z रिपोर्ट होती है और उस रिपोर्ट में ये भी होता है वो कभी बाप नहीं बन सकता। अगर वो बाप नहीं बन सकता तो वो 3 बेटियां किसके थे। तो इसी वजह से वो प्लानिंग से एक एक करके चारों को मार देता है और वो मरते दम तक असली वजह किसी को नहीं बताता है। इसमें कितनी सच्चाई है वो तो नहीं मालूम, मगर हो सकता है। तो ये थी उपेंद्र नाथ राजकोवा की फांसी की कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना, क्योंकि हम इस तरीके का बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ लाते रहते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।